मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव आ चुके हैं। प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। कांग्रेस अभी पीछे है। कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू होना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार अपना शुरू कर दिया है, कैंपेनिंग की। और कैंपेनिंग भी उस इलाके से जहां पर जो आदिवासी इलाका है, जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, इस इलाके में पहुंचकर आदिवासियों के बीच बैठकर अपने नेताओं के साथ में रणनीति बनाकर ऐसा लग रहा है कि शायद डॉक्टर मोहन यादव ने संगठन के नेताओं को कुछ साधना शुरू कर दिया, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ मौजूद है। चुनावी कैंपेन से सर थोड़ा वक्त आपके लिए आपने हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। मुझे इस सबसे बात पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि कांग्रेस को आप ही कहते हैं कि वो तो बहुत पीछे है, चुनावी अभियान पे पीछे है, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, और आप ऐसे बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। ये ज़रूरत क्यों है आखिर इस बात की? अगर कांग्रेस नहीं है या कमज़ोर है तो फिर आप इतना अभियान तेज़ क्यों कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वो कोई कांग्रेस को देख के सक्रिय नहीं होता है। हमारी अपनी रणनीति है, हमारी अपनी जनता से जुड़ाव है, हमारा अपनी कार्यपद्धति, हम अपने उस काम को करने के तरीके के लिए सिद्धहस्त हैं। इसी कारण से जो हमारे दैनंदिन के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में हम सब लोग लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि चुनाव दुर्दलीय व्यवस्था होने से कांग्रेस सामने आती है, कांग्रेस के प्रत्याशी आते हैं, कांग्रेस की वर्किंग होती है, लेकिन अब ये धीरे धीरे कांग्रेस और रसातल में जा रही है और दिनों दिन इसकी हालत ख़राब हो रही है। अभी तो ये विधानसभा के समय में जो 163 की हमारी जीत हुई है, उसी के झटके से उभर नहीं पाई है। लोकसभा के लिए तो अभी मन मस्तिष्क तैयार नहीं, क्योंकि आम जनता का जो एजेंडा आया है माननीय और मोदी जी का सामने नाम है। हम सब समझ सकते हैं कि बदलते दौर में मोदी जी ने जिस प्रकार से लोकप्रियता हासिल की है, कांग्रेस के लिए तो अभी हम केवल सद्भावना नहीं व्यक्त कर सकते कि ये चुनाव तो हो गया, अगले चुनाव के लिए वो तैयारी करे तो ठीक है। अभी आप आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं, सारे नेताओं से मिल रहे हैं, जो घर बैठे हैं उनसे भी मिल रहे हैं, एक अलग भूमिका में नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हालांकि जो हम जानते हैं कि यह पहली बार आप नहीं कर रहे हैं, जब भी चुनाव आते हैं आप इस तरह की बिना कोई तामझाम किए हुए आप इस काम में जुटे रहते हैं। तो आपने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। देखिए, कमान तो जो हमारी चुनाव संचालन समिति उसके पास है, और चूंकि मेरी भूमिका सरकार के मुखिया होने के नाते से अध्यक्ष की भूमिका अपने संगठन की व्यवस्थाओं को चलाने की है। प्रत्याशी अपने ज़िले के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ, उनके लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी के साथ वो चुनाव लड़ने में लगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे अपने प्रत्याशियों ने नामिनेशन फॉर्म भी जमा कर दिया है, नामिनेशन फॉर्म की रैलियाँ निकलने लग गई है। तो जनता के बीच में जुड़े हुए ऐसे उत्सव में हम सम्मिलित होकर के जनता के बीच, चूँकि भाजपा की गहरी पेट है, ऐसे में हमारा जाना जरूरी है। और ख़ासकर ये मेरे गुजरात के लगा हुआ ये बेल्ट है, ये मान के चलो कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये बेल्ट तो माननीय मोदी जी के मुख्यमंत्री काल से ही सदैव गुजरात से प्रभावित होता है। तो माननीय मोदी जी स्वयं सरकार में के लिए तीसरी बार के लिए जा रहे हैं, तो सब आदिवासियों में भी बहुत उत्साह है। और मेरे को आगे जाकर इस क्षेत्र में विकास के बहुत सारे प्लान बनाने हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं इसके लोक संस्कृति उत्सव में भी सम्मिलित होकर के आनंद ले रहा हूँ। होली के इस अवसर पर भगोरिया निकालने की जो परंपरा है, वाकई वो हमारी बहुत अद्भुत परंपरा है। और एक पूरा समाज, गांव अपने फालिए छोड़ करके जिस प्रकार से हाट बाजार में सज धज के आते हैं और ये भगोरिया का आनंद लेते हैं, वाकई छठा देखने लायक है। आपने तो भगोरिया को पूरे देश का त्यौहार बना दिया। आपने भगोरिया पर पूरे देश को बधाई दी है, और ख़ुद भगोरिया के रंग में नज़र आए, जैसा आदिवासी नाच कर रहे थे, आप भी उनके साथ में थे कि आपने भी उनके साथ में ढोल बजाए? बिल्कुल, ये तो चूँकि जब जनता के साथ अपन जाते हैं तो जनता के उत्साह में शामिल होना, ये जनता की अपेक्षा भी होती है और लीडर का फ़र्ज भी होता है। स्वाभाविक रूप से मैंने उसका आनंद लिया। और ये बात आप देखिए, छोटे छोटे जवान, बच्चे बच्ची से लेकर बड़े से बूढ़े, सब उस रंग में लगे रहे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक अगर किसी त्यौहार का मजा लेते हैं, और कितने अनुशासित ढंग से इतनी बड़ी भीड़ ऐसे आती है, और ऐसे उत्सव में अपना खुद का वाद्य, अपनी खुद की टीम, अलग अलग वेशभूषा। और एक और ख़ास बात मुझे यहाँ मालूम पड़ी है कि भगोरिया में वो अपने स्थानीय व्यापार व्यवसाय को बचा के उस बढ़ाने की परंपरा भी, वो देश भर में कहीं भी उनके परिवार के लोग कमा रहे होंगे, धनराशि वहाँ से ला के खर्च यहीं करते हैं, तो वो अपने ज़िले में अपने धनराशि को रखने का कितना अच्छा
तंत्र विकसित किया भगोरिया के माध्यम से कि स्थानीय व्यापार व्यवसाय वो भी बढ़े और सारी चीज़ों में एक तरह से उनका अपना सदुपयोग भी हो जाए। तो ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि इसी में से आगे की भविष्य के विकास की रास्ते भी खोजे और ये उत्सव संस्कृति के माध्यम से जो उनने अपनी संस्कृति में मान बढ़ाने का काम चालू किया है, ऐसे उत्सव को हमारे कल्चर डिपार्टमेंट से जोड़ करके कुछ अच्छा प्लान करने की आवश्यकता भी है। वही मेरा सवाल मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि उज्जैन से जब बात शुरू हुई तो उज्जैन में आप यूडीए के चेयरमैन रहे, आप पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रहे, आपने अलग अलग मंत्री रहते हुए जिम्मेदारी निभाई और आपने उज्जैन मालवा की हिडन चीज़ों को अपने विभागों के ज़रिए, अपने दायित्वों के ज़रिए आपने बाहर निकाला। अब ऐसा लग रहा है जैसे विक्रम संवत, वैदिक घड़ी जैसी चीज़ें आ रही हैं सामने, हिंदी लौट आ रही है, संस्कृति लौट रही है मध्य प्रदेश में, इस तरह का मैसेज जा रहा है। तो भगोरिया को लेकर भी आपका कोई प्लान है क्या? ये भारत का त्यौहार मध्य प्रदेश में बनने वाला है? निश्चित रूप से भगोरिया पर्व तो ये पूरे देश का क्या दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाला त्यौहार है। सरकार केवल सपोर्ट करे और मुझे इस बात की संतोष है कि मैंने आते ही तीसरे महीने में इस भगोरे में स्वयं शिरकत करके उस मर्म को समझने का प्रयास किया। वो मेरी निगाह गई है कि सरकार को इसके जो प्रबंधन है उसमें अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। इस त्यौहार के माध्यम से हम अपनी आदिवासी कला संस्कृति सभ्यता को दुनिया के सामने भी ला सकते हैं और कितने अनुशासित ढंग से वो पूरा आयोजन होता है। और अभी लगभग पूरे हफ्ते भर ये जो कार्यक्रम चलता है कि लोग अपनी फसल काट करके अपनी ज़िंदगी का अधिकतम क्षण नाच गाने आनंद में उठाने के लिए है। और देखिए आप उनको के उनके जो ग्रुप हैं 10-10 15-15 के, वो ग्रुप में किसी की और परवाह नहीं करते, लेकिन अपने आनंद में डूब करके अपनी छोटे छोटे वाद्य हैं, ढोल है, थाली है, वो बजा करके वो डूब करके आनंद के साथ पूरे परिवार को बाजार संस्कृति से परिचय करा रहे हैं, उनको समाज जीवन से जोड़ रहे हैं। सरकार के विभिन्न अंगों को माध्यम से अपने परिवार में भविष्य में जो पीढ़ियां बनकर तैयार होने वाली है उससे परिचय करा रहे हैं। एक आर्थिक तंत्र को मदद कर रहे हैं जिसके माध्यम से उनकी अपनी उन जगहों से पहचान हजारों साल से है। तो ऐसे में आने वाले समय में जब नर्मदा के पानी से पूरा क्षेत्र हम सरसब्ज करने वाले हैं तो आर्थिक संपन्नता भी आएगी। तो ये ऐसे में इस आपाधापी की ज़िंदगी में मूल संस्कृति गुम नहीं हो जाए, इसको बचाए रखने की हमारी जवाबदारी है। फिर ये निर्मल मन से और कम खर्च में बहुत अच्छी जीवन शैली को अपनाने वाले आदिवासी कला संस्कृति के लोग हैं, लेकिन वीरता के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसी उतनी उदारता के साथ कि कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ कोई मांगता है तो प्रेम से तो बिल्कुल जान देने को तैयार है, लेकिन कोई दुश्मन रखे तो आंत निकाल लेने में उनकी हिम्मत रहती। तो जो इनकी बहादुरी है, वीरता है, ऐसे कई गुण हैं जो समाज के सामने आना चाहिए। सरकार काम करेगी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट को जोड़ सकते हैं इससे। अच्छा, आपने 100 दिन से हम देख रहे हैं, पिछले 100 दिन पूरे हुए हैं, आपको बधाई इस बात के लिए। और लेकिन इस पूरे 100 दिनों में आराम आपने कहीं नहीं किया। आपके घर में शादी भी हुई, आपके बेटे की शादी हुई और आपने उन दिनों भी काम करना शुरू कर दिया। आज आप जब आचार संहिता में प्रशासन का कोई काम नहीं होता है तो आप संगठन के काम में लगे हुए हैं। आज भी आप आदिवासी इलाके में रुके हुए हैं। तो बहुत फोकस क्यों, इतना ज़्यादा फोकस क्यों? देखो, हमारे आदर्श माननीय मोदी जी है, हमारी पार्टी के सारी पद्धति है जिसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आदर्श प्रधानमंत्री हैं। हम सबको काम में लगना चाहिए और मेरा प्रयास है कि हमारे जितने काम हम करते हैं उतने ही काम की और गुंजाइश निकलती है। खास करके इस बात के लिए मैं व्यक्तिगत कई सारी चीज़ों को लेकर मोदी जी को सामने रखता हूँ, माननीय अमित शाह जी को सामने रखता हूँ, नड्डा जी को रखता हूँ, जिन्होंने ऐसे कई आदर्श दिया। बताइए, हमारे गृह मंत्री जी के परिवार में एक गमी हुई, उनके परिवार के सदस्य नहीं रहे, एक दिन का शोक था, दूसरे दिन से माननीय गृह मंत्री जी मैदान में आ गए। ऐसे अगर हम शुचिता के मामले में ध्यान रखें तो बच्चे की शादी हर परिवार में होगी, बच्चे की शादी बच्चे में शादी में क्या है, लेकिन बच्चे की शादी को जब मुख्यमंत्री बन जाए तो बहुत बड़ी पर करना ये भी कोई तुक नहीं है। तो हम जनता में अगर मितव्ययिता का संदेश देना चाहते हैं, सादगी का संदेश देना चाहते हैं, तो हमको आदर्श खुद को बनना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से हमने 100-150 लोगों में परिवारों ने मिलकर 2 दिन में पूरी शादी हो गई। तो अनावश्यक खर्चा बचता और लोग इस रूप में देखते हैं कि जो बड़े लोग अगर दिखावा करते हैं तो छोटे लोग सीखते हैं। तो हमको आदर्श तो बनना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको कोई बहुत अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं जानता। ये मेरे मन के अंदर के विचार हैं कि ऐसे जब हम राजनीतिक
दल में कोई बड़ी सरकारी व्यवस्था पे पहुंच जाए तो माननीय मोदी जी आदर्श है, उनको सामने रखकर ऐसे कई नए आदर्श भी हम खड़े कर सकते हैं। आपके इस तरह के दौरे क्या यहाँ पर लगातार होते जाते हैं? आप तो लोगों को जानते हैं, ऐसा लग रहा है उनसे पहले से परिचित हैं और वो देखो, मैं विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम करता रहा, जिसमें स्टेट सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी, उसके बाद में संघ में, फिर युवा मोर्चा में, फिर टूरिज्म चेयरमैन, फिर शिक्षा मंत्री। तो स्वाभाविक रूप से प्रवास होते हैं तो प्रवास में परिचय तो होता ही है। और हमारी पार्टी इसीलिए अपना आधार पकड़ती कि हम प्रवासी लोगों की महत्ता रहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस अलीराजपुर का बेल्ट अब चालू हो गया है और ऐसे बेल्ट में भविष्य की दृष्टि से, जैसे हमने इस बार कैंडिडेट भी ये बैलेंस करके दिया कि अभी तक हमारे जो अलीराजपुर झाबुआ में आमतौर पर कैंडिडेट हमारे एक तरफ ही थे, ये क्षेत्र छूटता था। इस बार सब लोगों ने मिलकर कहा कि इस तरफ को भी कैंडिडेट देना चाहिए, तो इस बार अलीराजपुर का कैंडिडेट दिया तो और उत्साह बढ़ गया है, उसका असर भी दिख रहा है। आपने शुरू से संगठन की बात की, आपने जहाँ कार्यकर्ता नहीं होते थे वहाँ आपने मेहनत करके कार्यकर्ताओं को बनाया, और अब हालत ये है कि जो दीगर पार्टी के लोग, या मैं सीधे सीधे कहूँ कि कांग्रेस के इतने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो आपको चिंता तो होती होगी कि एक वो लोग हैं जो शुरुआत को आप खींच कर लाए हैं, उन्होंने मेहनत करके पार्टी को बड़ा किया, दूसरी तरफ दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी आ रहे हैं। देखो, ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए बड़ी बात हो सकती है, भाजपा के लिए नहीं होती। भाजपा में खास बात ये कि हमारे कार्यकर्ताओं को काम देने की आदत है, उनको जोड़ के रखने की आदत है, और इसीलिए पार्टी में नए से नया आदमी भी आता तो पार्टी की रचना ऐसी बनती है कि जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी हमने गत चुनाव में, संगठन के चुनाव में तय किया कि एवरेज 50 साल के आसपास प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, 45 साल के आसपास जिलाध्यक्ष होना चाहिए और 35 साल के आसपास मंडल अध्यक्ष होना चाहिए। और इस निर्णय का पालन किया, ये पूरे देश का पहला राज्य है जिसने निर्णय का पालन किया। तो नया नेतृत्व खड़े करने के लिए ऐसे रास्ते संगठन निकालता रहता है। अभी दो निर्णय किया कई राज्यों में कि हम 2 बार से ज़्यादा सांसद और विधायकों को टिकट नहीं दे रहे हैं। अभी एक निर्णय पिछली बार माननीय मोदी जी ने कराया था कि 75 के पार में टिकट में हम विचार करेंगे। बहुत असामान्य स्थिति होगी तो देखेंगे। परिवार की वंशवाद के बाद में निर्णय किया कि भी यद्यपि हमारे यहाँ तो 4-4 पीढ़ी हो गई एक एक आदमी को रहते हुए, लेकिन ये रास्ते ढूंढते हैं जिससे पार्टी चलती रहे, पार्टी की आवक बंद नहीं हो, लेकिन पार्टी की ताजगी भी बनी रहना चाहिए। और इसलिए हर कोई व्यक्ति जो जुड़ना चाहता है उसको मौका भी देते हैं। और आप तो अंदाज लगा लो, ये हमारी पार्टी है। अगर असम के अंदर आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी हैं और हमारे भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन आप अगर वो देखो अतीत में तो काल के प्रभाव में वो किसी और दल से आए थे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे अंदर अपनी पार्टी में अगर समाहित हो गया तो वो उसको हम किसी पद पे भी बिठा सकते हैं, लेकिन अगर पद नहीं हुआ तब भी वर्षों तक जोड़ के रखते ही हैं, उसमें कोई गलत नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पद या सरकार के प्रतिनिधि बनना ये लक्ष्य नहीं है। व्यक्तिगत रूप से भाजपा का कोई कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता लेता है तो वो अपने आप के परिष्कृत होने के लिए उस मार्ग पे चलता है जिसमें भविष्य में अपने लिए सीखने के लिए क्या होता है, और दूसरी इसके साथ साथ वो देशभक्ति के भाव से सराबोर होता है। जब ये दो लक्ष्य होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो कितने भी लोग आ जाए कोई फर्क पड़ना नहीं है। डरेंगे वो कोई, जिनको मैं हल्की भाषा में अगर बोलूँ, कोई किसी को गलत काम की पार्टनरी करना हो तो वो डरे कि भाई ये हमारे हक से खा जाएगा। जहाँ तो घर फूक तमाशा देगी ये पार्टी, तो कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। इस टाइप की दुनिया है कि जहाँ तो जो अपना घर फूक करके पार्टी का साथ देना चाहते हैं, पार्टी उससे चलती है। और हमारी एक और आपको भी गौर करना, भारतीय संस्कृति त्यागमय संस्कृति है। तो इसलिए त्यागमय संस्कृति में कितने प्रकार से दिखती है कि हमारे यहाँ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, किसी के घर में कोई पैसे वाला होने से घर में कोई फ़ोटो नहीं लगाता है, लेकिन साधु संतों के फ़ोटो लगाता है। हमारे यहाँ साधु संतों जिसके पास कुछ नहीं है, पूरा गांव उससे आशीर्वाद लेने जाता है, केवल भभूति देता है। तो धन की कभी पूजा हमारे यहाँ होती नहीं है। धन की ज़रूरत है, मैं धन से मना नहीं करता हूँ, लेकिन धन जितनी जो ज़रूरत है उतने के लिए पर्याप्त है। बाकी धन के लिए समाज ने कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के नाम से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारतीय नाम जो उड़ती है, ये जो छाया पाती है,
ये भारतीय संस्कृति की विभिन्न अच्छाइयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम रखा है, तो वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है, इसलिए इन सारी बातों से हम कभी घबराते नहीं। आप संगठन के शख्स हैं, आपने बचपन से संगठन के लिए काम किया, एबीवीपी से काम किया, फिर आप पिछले 25 सालों से आप लगातार प्रशासक बने रहे हैं। आपने यूडीए पर्यटन निगम मंत्री रहते हुए 25 साल से आपने प्रशासनिक अनुभव ही आपको बड़ा खासा है। इसके बावजूद जब आप मुख्यमंत्री बने तो एक स्वाभाविक सी एक तुलना होती है। इससे आपसे पहले शिवराज सिंह जी रहे, उनकी कार्यशैली अलग थी, आपकी कार्यशैली अलग है, लोग तुलना करने लगे हैं। आपका पहले सख्त मिजाज प्रशासक जब आपने शुरुआत में आदेश करने शुरू किए और ये प्रशासन को ये बताया कि ठीक से चलिए, नियमानुसार काम होगा, डिसिप्लिन तोड़ा तो आपको आपके ऊपर कार्रवाई में गुरेज नहीं होगा, तो ये जो तुलना जब लोग करते हैं तब आपके मन को कैसा लगता है? देखो, ये तो मैं इसको उचित नहीं मानता, तुलना कोई किसी से नहीं होना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत लंबे समय तक सरकार चलाई, एक बीमार राज्य से एक अच्छे राज्य की स्थिति में उन्होंने पहुंचाया है। लेकिन ये बात भी सही है कि उनने अपने ढंग से चला है, हमने हमने हमारे ढंग से चला रहे हैं। इसमें मैं उनसे आज भी मार्गदर्शन लेने जाता हूँ, चर्चा करता हूँ, कई विषयों पे हम मिलकर के काम भी करते हैं। तो बड़े भाई के नाते से एक तरह से मैं पूर्व सीएम को अपने सम्मान से देखता हूँ, हमारी पार्टी के वरिष्ठ हैं। लेकिन ये बात भी सही कि हमारे यहाँ ये जो पद्धति, कार्य पद्धति काम की है, ये काम की प्राधान्यता में हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करने की आदत रहना चाहिए। तो हमारी विनम्रता होना अपनी जगह है, लेकिन कार्य निष्ठा में लापरवाही कोई बर्दाश्त करे, ये मैं उचित नहीं मानता। इसलिए कोई बड़ी से बड़ा अधिकारी भी हो, अगर कार्य में लापरवाही रखेगा तो फिर मेरे लिए उस व्यवस्था में सख्ती करने का लाभ कुछ नहीं होता है। हाँ, अनावश्यक हम दबाव नहीं बनाते, अनावश्यक डर पैदा नहीं करते, अनावश्यक कोई हमारा दूसरा एजेंडा नहीं है। लेकिन जो काम आपको दिया है उस काम से अपेक्षा रहेगी आप अच्छे से करो। अगर आप अच्छे से नहीं करते हो तो फिर हम आपको उस व्यवस्था से हटा देंगे। हम अपने काम के लिए ऑप्शन बहुत सारे रखते हैं। मेरा स्वभाव काम करने का एक टारगेट आधारित काम होना चाहिए, और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण मोदी जी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसी बात को तो सामने रखा है कि जो काम हम भूमि पूजन हम करें तो लोकार्पण भी हम करेंगे। काम की पूरी प्लानिंग करने के बाद ही मार्केट में आना चाहिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब काम और इन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना है तो कहीं ना कहीं तो हमको अपने कामों के लिए जवाबदेही लाना पड़ेगी, सख्ती लाना पड़ेगी, और इसी आधार पर मैं काम करता हूँ। आपके पीछे मतलब विपक्षी मैं कहूँ, मतलब वैसे शिवराज सिंह चौहान तारीफ करते हुए आपको ये कहते हैं कि मुझसे बेहतर प्रशासन चला रहे हैं, तो और लेकिन यही जो कार्यशैली है विपक्षी दलों को आपको निशाने पर लेती है। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव इस तरह से मैदान में उतरने को तैयार हैं जैसे कि वो नई भाजपा, जो पीढ़ी बदल वाली भाजपा है, इस नई पीढ़ी की भाजपा को वो उठने नहीं देना चाहते हैं, उसका डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं। इतने दिग्गज लीडर सब आपके सामने मैदान में होंगे, आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखो, मेरे को तो कोई किसी से चिंता नहीं है। हमारे मन में कोई गलत बात हो, हमारा एजेंडा कोई गलत हो, तो हम इस बात की चिंता पालें। हमने तो अपने काम में विकास के एजेंडे को लेके चल रहे हैं, और ये इन सारी बातों के लिए जवाबदेही हमारी किसी व्यक्ति की नहीं, ना इस पार्टी की है। हमारी जवाबदारी है जनता के साथ, और जनता के हित में अगर हम फैसले लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से जनता के साथ अगर हम फैसले कर रहे हैं तो जनता ही भाजपा को लगातार सत्ता में बनाए रखती है। और हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक जितने भी फैसले हुए जनता ने अप्रिशिएट किया है, और जनता ही आज वापस इस मुकाम पे पहुंचा रही कि हमारी लोकसभा की सीटों पे हमारी सरकार के काम का असर भी आ रहा है कि जनता उसको पसंद कर रही है। इस बार 29वीं सीट भी आपकी होगी। अब जिस ढंग से कांग्रेस के लोग अपनी पार्टी छोड़ छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमको सिलेक्ट करके लेना पड़ रहे हैं, तो वो अपने आप ही बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा कहाँ जा रहा है। अच्छा, वो चुनौती नहीं लगती है कि कुछ सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहाँ पर कांग्रेसी विधायक ज़्यादा है? देखिए, मैंने फिर कहा, आप ही बताओ ना कौन सी सीट आप बता रहे हो कि कौन से कांग्रेस के लिए मान रहे हैं। कांग्रेस का अपना मनोबल इतना डाउन है, कांग्रेस के लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, कांग्रेस के लोग कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, तो आप कहाँ कांग्रेस की बात करने लगे हो?
आप बिल्कुल मान ही नहीं रहे कि मुकाबले में। मैं और क्या करूँ? दूसरी तरफ आपकी आप तैयारी इतनी ज़्यादा, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं चुनौती तो है, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं से घरों पर मिलने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घर पर जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से तो उनके। हमारी शैली है कि हमारी जैसे अभी अपन मैं राणापुर के कार्यक्रम में तो गया हूँ। अब राणापुर की हमारी आदिवासी भील परिवार की बेटी वहाँ की नगर पंचायत के अध्यक्ष है और सीएम अगर उसके गांव में आए हैं उसके साथ रोड शो कर रहे हैं, तो अब आदिवासी बच्ची के घर पे हम भोजन करके उस पत्तल पे उनका ट्रेडिशनल भोजन करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? वो जीवन भर वो घटनाक्रम को याद करेगी और हमको भी मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई बहन के साथ में भोजन करने का उनकी अच्छाई और उनकी कमजोरियाँ वो हमको निगाह में आती है, तो स्वाभाविक रूप से एक आत्मीयता बनती है। राम राज्य की जब बात करते हैं तो राम राज्य कहाँ से आया था? राम राज्य यहीं से तो आया था। उनने तो मनुष्य तो छोड़ो, उनने तो जंगल के जानवरों से भी उतना ही प्रेम लुटाया भगवान श्री राम ने। तो हम तो राम राज्य को लेके चलने वाले लोग, तो हम मानव से लगा करके प्रकृति में प्रेम ढूंढ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल करता हूँ, आपका अगला डेस्टिनेशन आने वाला है जहाँ आपको सभा करनी है। यहाँ सवाल मेरा ये है कि होली का त्यौहार है, आपका जन्मदिन भी है और 100 दिन भी पूरे हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके ऐसे जन्मदिन की। और जो आपके लिए, हालांकि ना आपके सीएम हाउस में कोई परिवार रहता है, ना आप पारिवारिक कार्यक्रमों जब होते हैं शादी ब्याह में भी आप सरकार के काम निपटाते हैं, जब आराम का वक्त होता है तब भी आप लोगों के बीच में, रात रात आप आदिवासियों के बीच में गुजारने वाले हैं आज तो ये कुछ प्लानिंग करके रखिए आपके इस जन्मदिन और होली वाले मौके पर, बधाइयों के साथ में होगा। धन्यवाद आपको, लेकिन मैंने फिर कहा कि हम लोग काम में लगे हुए हैं। त्योहार होली का है, होली का आनंद लेंगे, जो आएंगे जन्मदिन की शुभकामना दे ले लेंगे, लेकिन काम तो पार्टी का करते रहेंगे। हाँ। काम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ना कोई छुट्टी है ना कोई त्यौहार की छुट्टी है। ये त्यौहार हो या होली हो, दिवाली हो, संडे हो, सैटरडे हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर सकते तो हम क्यों नहीं करेंगे? निश्चित रूप से हमको काम करने की आदत डलना चाहिए और ये व्यक्तिगत आनंद की चीज़ें नहीं है, कुछ निजी ज़िंदगी की होगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि स्वाभाविक रूप से सबके साथ रह करके भी हम उसी भाव से रहें। इसलिए ना मैं उज्जैन जाने वाला हूँ, ना कोई अलग से जन्मदिन मनाने वाला हूँ। अपने हाउस में रह करके जो कार्यकर्ता आएंगे उनके साथ में बात करूँगा, चुनाव जीतने की बात करेंगे, होली के त्यौहार की मस्ती का आनंद लेंगे, लेकिन मूल हमारा सबका टारगेट पार्टी का काम है। और एक मुख्यमंत्री बनने के बाद में आप अचानक से पूरे देश के यादवों के नेता हो गए हैं, आपको पूरे देश भर से बुलावे आ रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम में आइए, हमारे कार्यक्रम में आइए। तो जिस भूमिका में आप कभी नहीं हुआ करते थे, आप थोड़ा अजीब तो लगता होगा कि आपको पूरे देश भर का यादव पूछ रहे हैं और आपको बतौर देश के भाजपा के यादव चेहरे के तौर पर पहचाना जा रहा है। देखिए, मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं जाता हूँ केवल भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते से। तो जहाँ पार्टी शुरू से भेजती आई मैं आज भी वहीं जाता हूँ। ये अलग बात है कि हम सब देखते हैं कि हर परिवार में अब स्वाभाविक रूप से हमारे समाज के भी बड़ी बड़ी पार्टी के लोग हैं, लेकिन वो अपने परिवार से बाहर किसी को लीडरशिप नहीं देते हैं, तो समाज अब उनकी तरफ से निगाह बदलने को तैयार है। हाई का हमारे परिवार में जिसमें कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मैं ऐसे घर से आता हूँ जिसको मेरे को सीधे उठा के मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को एकदम आश्चर्य लगता है। तो लोग जिज्ञासु भी हैं कि जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा होता है क्या? लोगों के लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो अब उनके लिए आश्चर्य की बात होगी, लेकिन मेरे लिए सहजता की बात है। और ये मैं बताता हूँ कि मैं खुद प्रैक्टिकल उदाहरण हूँ सबके सामने कि भाई हमारे यहाँ हमारी पार्टी में आप जुड़ के देखिए, हमारी पार्टी आप किसी को मुख्यमंत्री बना देती, किसी को मंत्री बनाती, किसी को प्रधानमंत्री बनाती। ये कोई जातिवाद नहीं देखती, ये शुद्ध कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की क्वालिटी देखती है। अगर आपने काम करने में करने की पद्धति सीख ली है, आपने अपने देशभक्ति के भाव को जागृत करते हुए देश संस्कृति के साथ अपने को आपको खड़ा करना सीखा है, तो अगर आपकी कार्यक्षमता है तो आपको बड़े से बड़ा काम पार्टी देती है। और उसके एग्जाम्पल के नाते से आप अगर किसी से अपना परिचय पाते हो तो आप एक समाज से थोड़ी, आप तो सबके लिए उदाहरण बनोगे ना। तो मुझे इस बात का संतोष है कि किसी भी राज्य में जब मैं जाता हूँ तो मैं यादव के नाते नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो किसी न किसी समाज से तो हूँ, तो उस समाज में मैं उदाहरण हूँ कि मेरे परिवार में कोई नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो ये उदाहरण लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, बड़ा भी लगता है, और ऐसे उन लोगों को जवाब भी मिलता है जो अपने परिवार से बाहर पद नहीं छोड़ना चाहते हैं।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के बहुत लिए। और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकालना, जबकि आप परिवार के लिए समय नहीं निकालते हैं, लेकिन हमसे बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोहन यादव जी एक अलग भूमिका में आप देख रहे होंगे, लेकिन इस भूमिका को लगातार निभाते आए हैं। और अब चूंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए संगठन और सरकार की भूमिका को लगातार निभा रहे हैं, अपने परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें उत्साह फूंक रहे हैं, ताकि लोकसभा इलेक्शन में ये उत्साह बरकरार रहे और बीजेपी को विजय मिले। इसी कोशिशों के लिए मोहन यादव अब रात भी आदिवासियों के बीच में रुकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।